बिहार बोले के इस दूसरे एपिसोड में जंगल राज कहिए, राक्षस राज कहिए, कानून व्यवस्था फ्लॉप कहिए। ये जो जंगल राज वाला शब्द है, क्या ये अभी भी सेलेबल है? क्या अभी भी ये बिकाऊ है? नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर अभी वीक दिख रहा है। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाने में उसमें जिन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1990 में, उसमें एक स्वयं नीतीश कुमार भी थे। तो ब्रांड नीतीश डिक्लाइन कर रहा है। अगर नतीजे देखें तो 2020 का विधानसभा यही कहता है। गोपाल खेमका के बाद चीजें काफी बदल गई। बिहार सरकार कौन चला रहा है? बिहार सरकार आज की डेट में ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है। चुनावी साल में बिहार लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आपराधिक मामले जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आए हैं और इन सब के बीच चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर जो कुछ राजनीति हो रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज बिहार बोले के इस दूसरे एपिसोड में। जिन दो चीजों पर हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं, उनमें पहली चीज है कि बिहार में क्या एक बार फिर से जो विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राक्षस राज की शुरुआत हो चुकी है। जंगल राज बनाम राक्षस राज की जो राजनीति है उस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि पटना में जो बीते दिनों विरोध प्रदर्शन हुआ, आखिर उससे क्या कुछ निकला और उस प्रदर्शन से जो सुर्खियां बननी चाहिए थी क्या वाकई बन पाई या नहीं। और इस कार्यक्रम में जैसा कि पहले एपिसोड में तमाम मेहमान मेरे साथ थे, इस एपिसोड में भी तमाम मेरे मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेरी वरिष्ठ कलीग मारिया शकील जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मारिया। मेरे साथ संजय सिंह सर हैं, विचित्र मणि सर हैं और सुमित अवस्थी सर हैं। शुरुआत सुमित अवस्थी सर आप ही से कर लेता हूं चूंकि आपके हाथ में माइक है। शुरुआत इससे करेंगे, एक नैरेटिव जो इलेक्शन से कुछ महीनों पहले ही नहीं बल्कि 1-1.5 साल से बनता हुआ विपक्ष की तरफ से बिहार में नजर आ रहा है कि जंगल राज जिसकी बार बार दुहाई एनडीए देती हुई नजर आती है, वो जंगल राज तो वास्तविकता में इन दिनों है। विशेष तौर पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एक आंकड़ा मैं देख रहा था, सामने आया कि बीते 5 महीना में बिहार की राजधानी पटना में 114 लोगों की हत्या की गई है और इसी पटना में 7 आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स की तैनाती है और 22 डीएसपी रैंक के ऑफिसर जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो राजधानी पटना की कानून व्यवस्था को जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करे। हम अलग जिलों की बात तो फिर बात करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे नैरेटिव को? मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने आंकड़े दे दिए, आपने कहानी बता दी। अब इसको आप जंगल राज कहिए, राक्षस राज कहिए, कानून व्यवस्था फ्लॉप कहिए, जो चाहे आप कह सकते हैं, पर वाकई में ये एक बड़ा मुद्दा है। कल भी एक हत्या हुई, एक बालू व्यापारी की, रमाकांत यादव की। उसके पहले जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता थे गोपाल खेमका, उनकी हत्या हुई पटना शहर के बीचों बीच गांधी मैदान में, जहां से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। तो ये तमाम घटनाएं हैं जो आप कह रहे हैं कि 114 घटनाएं बताई ना आपने 5-6 महीनों में। तो ये सब चीज़ें नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल तो खड़े कर रही हैं, इसका कोई वो नहीं है। केवल ये कह देना कि आज से 20 साल पहले लालू यादव के वक्त में जंगल राज था, वो होगा, उसकी सज़ा लालू यादव को मिल चुकी है। लालू यादव सत्ता से बाहर हैं, लालू यादव पर तमाम इल्ज़ाम लग चुके हैं। लालू यादव पर चारा घोटाले का तो दोषी पाए गए, वो उन्होंने सज़ा काटी, तो वो उनके अपने पापों की सज़ा वो काट चुके हैं। आज की तारीख में चुनाव हो रहे हैं, आज की तारीख की बात होना चाहिए। और आज जो स्थिति है, मुझसे बेहतर मेरे तीनों साथी, क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूँ, मेरे तीनों साथी बिहार से आते हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये वहाँ जब जाते हैं तो कितना सिक्योर फील कर पाते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप भी बिहार के रहने वाले, चारों आदमी आप बिहार के हैं। तो ये सवाल तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इनफैक्ट मारिया से पूछना चाहिए, जो महिला होती हैं उस जगह से आती हैं। क्या अंतर है मारिया 2005 के पहले का बिहार और 2025 के बिहार में? सुमित, 2005 में मैंने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी और उसके बाद हमने जाकर के बिहार में चुनाव भी कवर किया था। 2005 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था जंगल राज का। ये कहा जा रहा था कि लालू यादव का पूरा जो टेन्योर रहा है, वो लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों पति पत्नी का जो टेन्योर रहा है वो बस जंगल राज रहा है बिहार में। हर जगह पर हत्या होती रही है और हर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ एंड ऑर्डर फेल किया है। आज क्या फ़र्क है? मैं तो कहूँगी बिहार की स्थिति वैसे ही आ गई है। तो जिस बात पर पूरी एनडीए लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में भी, आज भी जब भी आप सुनिएगा कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते हैं, बार बार यही कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। 20 साल पहले जंगल राज की बात करते हैं। आज जो है स्थिति बिहार की क्या है? पटना के शहर में, मतलब कैपिटल सिटी है पटना शहर, पटना शहर में गांधी मैदान के पास अगर इस तरह का
गोली मारकर हत्या की जाती है, तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा? ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? नहीं मारिया, एक चीज और मैं पहले फिर संजय सर के पास आऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं जो तमाम दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, जरा वो एक पैरेलल ड्रॉ करें, क्योंकि आज की राजनीति में भी जो बात आपने कही कि अगर एनडीए जो है वो एक नैरेटिव जो बार बार खड़ा करने की कोशिश करता है, वो सिर्फ बिहार के इस चुनाव में नहीं, पिछले चुनाव में भी हमने सुना, प्रधानमंत्री की तमाम सभाओं में, लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री एक टर्म है ये जंगल राज, इसको वो बार बार जब एडवोकेट करते हैं, इसको जब वो जनता के सामने रखते हैं, तो उससे बिहार की जनता वाकई क्या ये जो मुद्दा है, ये जो जंगल राज वाला शब्द है, क्या ये अभी भी सेलेबल है? क्या अभी भी ये बिकाऊ है? और क्या ये तेजस्वी और लालू परिवार के साथ उस तरीके से इंटैक्ट हो चुका है कि तेजस्वी इसके पीछा छुड़ाने की कोशिश तो बहुत समय से करते नजर आ रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं? 2020 का जब चुनाव लड़ा तेजस्वी ने, तो पोस्टर से लालू यादव गायब थे। उन्होंने एक साफ मैसेज दे दिया कि ये नया आरजेडी है जो चुस्त दुरुस्त तेजस्वी के हाथ में है। उन्होंने मैसेज दिया कि ये नया आरजेडी एमवाई कोalition जो कॉम्बिनेशन था उससे आगे बढ़ चुका है। वो जो युवा हैं, जो नए जनरेशन के बिहारी हैं, उन पर तेजस्वी ने अपना पूरा फोकस दिया। मुझे याद है कि 2020 के चुनाव में मैं पटना वुमेंस कॉलेज, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पर भी हम गए थे। वहाँ पर बच्चियों ने बोला था कि वो तेजस्वी को एक पोटेंशियल सीएम देखती हैं, क्योंकि उम्र कितनी होगी उनकी, 18, 19, 20 साल। उनकी मेमोरी में जंगल राज नहीं था। उनके पेरेंट्स बताते थे कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन उनकी मेमोरी में नहीं था। तो ये जो नया जनरेशन है, और इस बार के चुनाव में लगभग 30 से 40% ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे जो पहली बार, जिनको बस एक ही मेमोरी है नीतीश कुमार का राज, उनके लिए जिन्होंने जंगल राज शब्दों में ही सुना है। मेरा अपना असेसमेंट है कि जो अभी लास्ट 3 महीने में जो बार बार घटना घटी है, पटना के अलावा बहुत सारे अन्य शहरों में भी बिहार की घटना घटी है, अब शायद ये जंगल राज वाला फ्रेज एनडीए ना यूज करे। मेरा अपना असेसमेंट है। उनके लिए कुछ और वो लाएंगे, लालू यादव तेजस्वी को टारगेट करने के लिए, और उनका अगर स्पॉटलाइट बस तेजस्वी पर होगा तो शायद फोकस इलेक्शन का किसी और डायरेक्शन में जाएगा। विचित्रमणि सर, जब हम जंगल राज की बार बार बात करते हैं, मैं चाहता हूं, जैसे बात जो मारे ने कही वो बिल्कुल सही है। मुझ जैसे एक युवा ने जंगल राज जो है वो बिहार में के बारे में शब्दों में सुना। हम अपने पापा, अपने बाबा से हमने सुना कि मुजफ्फरपुर से पटना 6 बजे शाम के बाद ना कोई बस चलती थी, और कोई प्राइवेट गाड़ी से भी अगर जाता था तो बहुत रिस्क होता था उस पूरे रूट पर। और ये सिर्फ एक जिले से दूसरे जिले की नहीं, कई जिलों में यही हाल था। आप ने उस दौर में अगर बिहार को देखा, कैसे आप जंगल राज को देखते हैं, और आज का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? मैं भी जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री बने उस समय मैं 11वीं में पढ़ने के लिए गया था। तो लालू यादव के पूरे राजकाज को देखा है, और कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि उस समय मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि अंधेरा हुआ तो हम घर से ना निकल पाएँ। मेरा जिला कैमूर पड़ता है, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। वहाँ पर तो ये स्थिति नहीं थी। संयोग से हमारे यहाँ सड़कें भी थोड़ी अच्छी थी, बिजली भी तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। तो मैं उस तरह की बात तो फिर क्या हुआ जो उस दौर में कि जंगल राज शब्द आया इजाद चूंकि में? मेरा अनुभव पूछा, चूंकि मैं अपने जिले की बात मैंने बता दी। ऐसा नहीं है कि अपहरण और हत्याएं नहीं होती थी, होती थी। वो उसी तरह से होती हैं जो कहीं भी होती हैं। वो दिल्ली में भी होती है, वो बिहार में भी हो रही थी, और गाजियाबाद में भी होती। ये तो एक बात हुई। लेकिन मुख्यमंत्री हाउस से तो डीलिंग नहीं होती होगी किसी और राज्य में? ऐसी किस्से कहानियां जो हैं वो हमने सुने बात की तो 1900, मुझे एक वहाँ की बात है, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाने में उस समय जिन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1990 में, उसमें एक स्वयं नीतीश कुमार भी थे। और उस नीतीश कुमार ने 1992 या 93 तक आते आते ये कहा लालू यादव से बार बार कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, ऐसे राजकाज करेंगे तो हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे। उसका एक बड़ा कारण ये था कि लालू के यहाँ से नीतीश को भाव मिलना बंद हो गया था। तब नीतीश कुमार ने जो कुछ लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में जो कहा था, वहाँ के एक बड़े पत्रकार हैं शंकरशरण ठाकुर, उन्होंने एक किताब लिखी थी लालू यादव मेकिंग ऑफ बिहार
सॉरी, मेकिंग ऑफ लालू यादव, अनमेकिंग ऑफ बिहार। उसमें उन्होंने लिखा है कि लालू यादव ने कहा अपने जो उनके साथ अगल बगल बैठे लोग होते थे कि नीतीशवा हमको सिखा रहा है कि राजपाट कैसे चलाया जाएगा। ये बात आज वही सवाल नीतीश कुमार के सामने है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। ये बात सही है कि बिहार में उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी, फिर भी अगर लालू यादव ने बहुत ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह थी 1995 में उनका प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराना। उसके बाद उनको लगा कि ये जो भी कुछ जीत मिल रही है वो उनके राजनीतिक सामाजिक समीकरण के आधार पर मिल रही है, और उस सामाजिक समीकरण को उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था। और वो बार बार बोलते थे इन तमाम सवालों के बीच भी लालू यादव कि बिहार में मैं 20 साल तक राज करूंगा। 15 साल तो कर ही लिया था। और जब अपने पर बीती, जब 1997 में आपको याद होगा चंद्रशेखर थे, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे, उनकी बिहार में हत्या हो गई थी। उस हत्या का आरोप उनके सबसे विश्वस्त सिपा सलाहकार उस वक्त हाँ शहाबुद्दीन पे लगा था। उसके बाद दिल्ली में जेएनयू के छात्रों ने हंगामा किया था। बिहार भवन में लालू यादव खुद रुके हुए थे और तब अखबारों ने ये छापा था कि बाहर जब बिहार भवन के हंगामा होने लगा तो कहीं गोली चलने की बात आई, और लालू यादव डर के उन्होंने ये कहा कि कहीं साधु को तो किसी ने नहीं मार दिया। अपने परिजनों के लिए इतना प्रेम, इतना डर, इतना खौफ, और बिहार को आपने ऐसे छोड़ दिया, ये तो लालू की बात हो गई। और इसीलिए जंगल राज की बात कोई किसी विपक्ष ने तो आरोप लगाया था, खुद हाई कोर्ट ने कहा था, पटना हाई कोर्ट ने। लेकिन आज की स्थिति क्या है? जो सवाल इन्होंने कहा कि बिहार में 20 साल में क्या हुआ, तो 20 साल में स्थिति कोई बदली नहीं। ये बात सही है कि पहला 5 साल नीतीश कुमार का बहुत शानदार था, लेकिन उसके बाद उनकी भी राजनीति कभी इस नाव पर कभी उस नाव पर, और इस चक्कर में कानून व्यवस्था धीरे धीरे, जैसा कि तेजस्वी यादव तो बोलते ही हैं और दिखता भी है कि उन चेतना में नहीं है मुख्यमंत्री। तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि सवाल नीतीश कुमार के सामने है कि ऐसे में आपका सुशासन सिर्फ खाली शब्द है या फिर वो हकीकत में भी दिखेगा। संजय सर, नीतीश कुमार ने जब अपनी मुख्यमंत्री के तौर पर सफर की शुरुआत की तो जो एक सुशासन की वो छवि उन्होंने बनाई, क्या 2025 में इस चुनाव आते आते तक वो छवि धाराशायी हो चुकी है? आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो दूंगा ही, लेकिन पहले चूंकि आप बहुत सारी चर्चा कर चुके किसी विषय पे, तो थोड़ा मेरा मतलब चूंकि बाकी पैनलिस्ट से थोड़ी मतलब भिन्नता ये जंगल राज वर्सेस राक्षस राज पे है। राक्षस राज का मतलब क्या है? अगर कोई भी जंगल राज है या राक्षस राज है, उसका मतलब क्या है कि ये संचालित है। आप क्यों पाकिस्तान पे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म? क्योंकि वो स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म। लालू राबरी राज में ये जो सत्ता के शीर्ष पे थे, लालू जी का घर, लालू जी का परिवार, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें संचालित होती थी या संरक्षण मिलता था। अगर संचालित नहीं भी तो होती थी तो संरक्षण मिलता था। क्यों बिहार में कोई भी डॉक्टर नहीं रहा? सारे लोग मतलब लोग ज़मीन बेच करके, घर बेच के, बिहार से बच्चे बाहर निकल गए, जिनको भी लगता था कि पढ़ाई करने के लिए बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल भेजना है तो अपहरण करता फिर मिलते कहाँ थे, या अपहरण का निगोशिएशन छोड़ने का कहाँ पे होता था। एक अभी डॉक्टर साहब का काफ़ी हाल में उन्होंने अपना एक वो किसी पॉडकास्ट में कहा कि उनके दामाद ने उनको गाड़ी दी और वो गाड़ी फिर वो पैसे मिले उन्हें। आजकल फिर से चंपा विश्वास की कहानी काफ़ी ज़्यादा वो चल रही है। तो ये जो कहानी है, मिस पटना जो एक जीती थी, जो नहीं मिस पटना जीती थी वो एक अलग कहानी है। ये एक IAS की पत्नी थी। जी। तो ये और उनके साथ मतलब होता रहा और पुलिस ने केस तक रजिस्टर नहीं किया। तो ये इस तरह की कहानियां हैं। तो जंगल राज से आप किसी और राज को, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी और चीज़ को कंपेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, बच गया अभी का जो है, अभी जो हो रहा है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो निश्चित रूप से कंडेमनेबल है, निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। क्योंकि नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू होकर के आए थे, क्या वो कुशासन में बदल गया? एक समय आया था कि जिस समय कहते थे कि सुशासन पे आए थे और भूशासन हो गया। तो वो बुरा बाल साफ करो का उल्टा था भूशासन, क्योंकि वो ललन सिंह और बाकी लोग का वो राज चलता था। तो उसके बाद मतलब अभी क्या कुशासन की बात आ गई।
एक चीज जरूर है कि गृह मंत्रालय चूंकि मुख्यमंत्री के पास है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की अवस्था को लेकर के बहुत सारे कंसर्न है। एक दूसरी चीज उससे उठ करके आती है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो लोगों के सामने ऑल्टरनेट क्या होगा, लोगों के सामने, क्योंकि जिस आप नए एज ग्रुप की बात कर रहे हैं वो एज ग्रुप अगले नेता के तौर पे या अगले पार्टी के तौर पे जिसको सत्ता में लाना चाहेगा उसकी क्या विजन है। क्योंकि लालू जी का पोस्टर में मारिया ने कहा 2020 में नाम नहीं था, लेकिन लालू जी अभी पार्टी के अध्यक्ष अनुमानित किए गए हैं, अभी दूसरे बेटे को उन्होंने पार्टी से बाहर किया है, या बाकी वहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो लालू जी मौजूद रहते हैं, में रहते हैं। कोई भी बिहार में जब इंडिया अलायंस का नेता जाता है तो लालू जी से जाके आशीर्वाद लेता है। ये एक अलग विडम्बना है कि लालू जी पे मतलब कन्विक्टेड हुए हैं करप्शन केसेस में और कई तरह के केसेस, मतलब उसके कई वो आयाम हैं। ये अगला विजन कौन सा नेता प्रस्तुत कर पाएगा। नीतीश कुमार वोट कैचर इस चुनाव में नहीं होंगे, ये कहानी जग जाहिर है। क्या इसका खामियाजा बीजेपी पे आएगा या जो बची खुची व्यवस्था है जेडीयू की उसकी आएगी, या बिहार में एक तीसरा फोर्स जो इमर्ज कर रहा है। ये इसी मतलब चर्चा में कुछ लोग डिस्काउंट कर रहे थे प्रशांत किशोर को। मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ। तेजस्वी का मैंने जैसा कहा, तेजस्वी कुर्ता पजामा छोड़ करके शर्ट पैंट आजकल ज़्यादातर पहनते हुए दिख रहे हैं, या अलग तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उस पर भरोसा होगा? तो ये तमाम सवाल हैं इस तरह के। बच गई बात, आपने दूसरा जो सवाल उठाया था अभी बिहार पटना में जो हुआ जी, पटना में जो हुआ, आप करने क्या गए और खबर क्या बनी, उस पे हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे। सुमित सर, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस ब्रांड नीतीश ऑन डिक्लाइन? बहुत जल्दी है। हम कौन होते हैं डिक्लाइन करने वाले? हम तो केवल जो घटनाएं घटती हैं उसी को रिपोर्ट करते हैं, और जो घटनाएं घट रही हैं वो उनके ब्रांड के लिए वाकई में चिंताजनक है। उसकी बहुत सी वजह है। एक तो कानून व्यवस्था जिसकी आप लगातार बात कर रहे हैं चंदन, दूसरा उनकी गिरती सेहत भी, ये भी छुपा नहीं है। बीते 6-8 महीने के जो वीडियोस वायरल हुए हैं वो मैं बार बार अपने कमेंट्स में कहता रहा हूँ, वो बहुत ही दुखद है। हमने नीतीश कुमार का वो चरम देखा है, जब नीतीश कुमार संसद में बोलते थे तो हम सारा काम धाम छोड़ के नीतीश को सुनने आते थे कि आज नीतीश जी को बोलना है संसद में, चाहे वो रेल बजट हो या किसी भी चर्चा में क्यों ना हिस्सा ले रहे हो। लिटरली पार्लियामेंट में उन गैलरी में आके गैलरियाँ भर जाती थी, क्या नीतीश बाबू बोल रहे हैं, चाहे वो सत्ता में रह के बोल रहे हो चाहे विपक्ष में रह के बोल रहे हो, वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जब ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स किया करते थे रेल बजट पेश करने के बाद, तो भीड़ लगी रहती थी उनके घर में कि जानना चाहते थे कि क्या निटिगिटीज हैं बजट की। मतलब वो इतने थॉरो, इतने अच्छे जेंटलमैन पॉलिटिशियन रहे हैं, तो आज वो इस स्थिति में आएंगे, ये सोचना, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रांड नीतीश डिक्लाइन कर रहा है। अगर नतीजे देखें तो 2020 का विधानसभा यही कहता है, लेकिन 2024 में रिटर्न आ गए वो लोकसभा में, उनकी पार्टी ने जोरदार वापसी की। तो बिहार की जनता को समझना, बिहार के वोटर को समझना मेरे लिए आसान नहीं है। एक चीज ये हो सकता है जो आपने पूछा, मारिया भी कहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार मतलब दुखदायी है, क्योंकि जो चीज़ें सुमित नीतीश जी के बारे में कह रहे थे, और बिहार में उन्होंने जो परिवर्तन किया, उनका एक विजन था महिलाओं को लेकर के, पहला मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें, इसलिए उनका बहुत बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है। लोग भी नीतीश कुमार की तरफ काफ़ी विश्वास से देखते थे। तो इतना एक व्यक्ति जो ऐसा हो, जो एक समय प्रधानमंत्री का ऑल्टरनेट पक्ष की तरफ से देखा जा रहा था, उनका ये हरास हो। लेकिन उसमें जोड़ रहा हूँ कि ये सब होते हुए कई बार ये भी होता है जो अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है एक सिंपैथी वेव आ जाए कि चलो ये लास्ट इलेक्शन है उनकी। वैसे तो औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में ही कह दिया था कि इसके बाद मैं मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बने। हमारा सवाल मेरा ये है, वो नेता बोलते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन ये जो मुझे लगता है नहीं, उस पे ब्रांड नीतीश कुमार पे, एक मिनट, ये ब्रांड नीतीश कुमार क्या था, क्या है? बिहारी अस्मिता का ब्रांड है, सब नेशनलिज्म की जो हम चर्चा करते हैं। ब्रांड नीतीश कुमार महिलाओं का वर्चस्व और एम्पावरमेंट का ब्रांड है, और सुशासन का ब्रांड है। उसमें डिक्लाइन, ये कहना डिक्लाइन हो रहा है, आई वुड फील दैट इट्स टू अर्ली टू से दैट। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब बिहार की जनता को ये लगेगा कि ये इनका शायद नीतीश कुमार ने इतना किया है, क्या हम लोग उनके साथ इस बार सही करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी एक सेंस 2020 के चुनाव में था कि भाजपा ही ने
चिराग को खड़ा किया, पासवान को नीतीश को पॉपअप डैमेज किया करने है, के लिए। नीतीश को डैमेज करने के लिए पूरा माहौल था, वोटरों में भी था ये सेंस। वोटरों में भी सेंस था। तो क्या एक जब, क्योंकि बिहार की जनता जो पॉलिटिकली इतनी शार्प है, उसको ये भी पता है, नुआंसेस भी पता है, कहाँ पे किस तरफ लोग सोच रहे हैं, उससे पहले वो सोच लेते हैं। वो बिहार की जनता वो है जो उसने पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को डायरेक्शन दिया है। तो अगर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार का ब्रांड डिक्लाइन पर है, शायद हो सकता है, लेकिन राइट ऑफ करना नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी बिहार की पॉलिटिक्स की एक नेसेसिटी है, क्योंकि उनके पास वो 6% वोट है जो जिस तरफ भी जाएगा वो सत्ता बनाएगा। और वो हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है, लेकिन तब भी जो इस वक्त की खबर आ रही है, अब बढ़ते अपराध के चलते बिहार के गृह मंत्रालय ने, जो कि नीतीश कुमार के पास ही है, 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ओके। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। 12 आईपीएस अधिकारी, डिटेल में बताऊंगा जैसे पता लगते, 12 आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। मैं विचित्र सर एक चीज और आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं मारिया का इस पे रिएक्शन चाहूंगा। ये जो लॉलेसनेस की एक स्थिति इस वक्त बिहार में नजर आ रही है, अमूमन ये अपेक्षा की जाती है कि इन परिस्थितियों में जब गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास हो तो मुख्यमंत्री आगे से प्रोएक्टिव नजर आए। ये गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद एक बड़ी बैठक जो है वो हुई, जिसमें तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी हुई, लेकिन उस बैठक के बाद केवल एक प्रेस रिलीज सामने आई कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे आदेश दिया है और दोषियों को जल्दी पकड़ा जाए। वो जो एक मैसेजिंग की बात होती है कि फोटो आती है ऐसी बैठकों से, और वो फोटो जो है वो सर्कुलेट होती है कि भाई मुख्यमंत्री खुद तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो जो एक मिसिंग चीज नजर आ रहा है, क्या यही कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ते अपराध को और बढ़ा रहा है कि जिस व्यक्ति के पास सब कुछ कमान है वो अभी शायद उस पोजीशन में नहीं है जहां वो चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके? देखिए, राजा, एक कहावत है कि राजा नहीं, राजा का प्रताप राज करता है, कोई व्यक्ति राज नहीं करता है। नीतीश कुमार के साथ जो इधर पिछले कुछ दिनों से ये बात जुड़ गई है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, और वो कई बार सामने परिलक्षित भी होती है, दिखती है, तो इसकी ध्वनि जाती है, कोई अच्छी ध्वनि नहीं जाती है लोगों के बीच। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास होना, उसमें अब सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ मुड़ जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि गठबंधन की राजनीति में दूसरे सहयोगी दल बिहार की जो स्थिति है उससे दुखी हैं या नहीं हैं, या उन्हें लगता है कि इसी बहाने नीतीश कुमार की जो छवि है या प्रभाव है वो नीचे होगा, दूसरे का बढ़ेगा। ये कई बार राजनीति में दूसरों से नहीं अपनों से भी दिक्कतें पैदा होती हैं, ये भी कारण हो सकता है अगर हुआ तो। लेकिन दूसरी चीज़, बड़ी बात यह है कि चाहे वो बिहार में लालू यादव की सरकार रही हो या नीतीश कुमार की हो, इन दोनों का पहला 5 साल अपने अपने मायने में जिस मकसद के लिए बना था उसमें वो बिल्कुल सही तरीके से काम किया। पहले 5 साल में लालू यादव ने बिहार में जो उपेक्षित वंचित तबका था उसको सम्मान और मर्यादा की जिंदगी दी और बताया कि नहीं, तुम भी इंसान हो। वो बिहार में जो कि पिछड़े दलित सबसे ज़्यादा हैं, उनके बीच ये भाव आया कि नहीं, ये लोकतंत्र क्या होता है, वो उससे पहले नहीं था कांग्रेस के 40-42 साल के राज में। और दूसरी तरह नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये बताया कि महिलाएं जो ओबीसी में भी सिर्फ यादव ही नहीं ओबीसी होते हैं, दूसरी छोटी छोटी जातियां भी हैं, दलित में महादलित भी हैं, उन्होंने सबको एक किया। लेकिन उसके बाद अगला 10 साल लालू का भी जिस तरह से रहा, ये वो डिक्लाइनिंग जो है वो होता हुआ नजर इनका आया। भी दिख रहा हमारे हु इज कॉलिंग शॉट्स इन। एक सेकंड बस खाली बोल दूं, नीतीश कुमार को इस मामले में थोड़ा एज है, थोड़ा बढ़त है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं लगा है, न भ्रष्टाचार का आरोप लगा, न रुपए पैसे का लगा, और बिल्कुल न वंशवाद का लगा। कोई ये नहीं कह सकता है। वंशवाद वाले में थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, क्या पता इस बार निशान चुनाव लड़ लेकिन वो भी उस तरह का नहीं है अब इस तरह के वंशवाद को आप थोड़ा सा मतलब ये दे सकते हैं। अच्छा, मतलब लालू तेजस्वी को प्रमोट करें तो वो लालू का दिक्कत। तेजस्वी का मामला नहीं है। हाँ। लालू के साथ आप गिनने लगेंगे तो भूल जाएंगे, 2-4 नाम छूट जाएगा कि तेजस्वी है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, पत्नी, बहन, बेटी, और कौन कौन रिश्तेदार,
साले तो पहले एक दौर हाँ, में तो- बिहार चलाने तो वाले। इसलिए आप लालू का या रामविलास पासवान का आप ठीक भूल है। सकते हैं। तेजस्वी इनके बारे में आप एक निशान पर जाकर के वो भी अटक गए। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़ा है। पॉइंट पर मारे हु इज कॉलिंग शॉट्स इन बिहार गवर्नमेंट राइट नाउ? इस समय बिहार की सरकार चला कौन रहा है, ये क्या नजर आ रहा है? जो लॉलेसनेस की स्थिति नजर आती है अलग अलग जिलों से, आप लगातार जो क्राइम्स हैं उनके बढ़ते हुए मामले नजर आते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ना मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि भाई मैं देख रहा हूँ, चीजों को कंट्रोल कर रहा हूँ। हु इज कॉलिंग शॉट्स इन बिहार गवर्नमेंट राइट नाउ? व्हाट डू यू थिंक? नीतीश कुमार की चर्चा जब हम करते हैं तो एक पूरा फेज रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, जो नीतीश कुमार एक डोमिनेंट इमेज रहे हैं और वो आज भी डोमिनेट करते हैं। तो ये एक शायद डिबेट सेटल हो जाना चाहिए कि नीतीश कुमार कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार फैक्टर रहेंगे, वो एक्स फैक्टर बन करके आएंगे या नहीं वो उस पर सवाल होगा, लेकिन फैक्टर नीतीश कुमार रहेंगे फर्स्ट। बिहार सरकार कौन चला रहा है? बिहार सरकार आज की डेट में ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, और ये ब्यूरोक्रेट्स कौन है उनके नाम नहीं लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन ये बात लेकिन आज 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 की डेट में बिहार सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, बहुत स्ट्रांग ब्यूरोक्रेट्स हैं। यानी कुछ 5-10 चुनिंदा अधिकारी हैं वो जो वैसे ही नीतीश होता कुमार के इर्द गिर्द की लॉबी एक बनी है। नहीं, लॉबी भी नहीं बोलेंगे, ये लोग बहुत ही हैंड्स ऑन ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बिहार के सारे फेजेस देखे हैं, तो उनको पता है कि बिहार नीतीश कुमार इस वक्त क्या सोचते क्या करते, उनको उसी तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाँ। तो जो बिहार की कानून व्यवस्था खराब हो रही है, हम लोग जबरदस्ती नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, इन क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेने होम चाहिए, मिनिस्टर इन ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेने होम चाहिए ना मिनिस्टर फिर। है, मुख्यमंत्री है। ब्यूरोक्रेट्स के नाम क्यों नहीं लेने चाहिए? लेकिन वो कौन सुमित- बिहार का चीफ सेक्रेटरी है, कौन डीजीपी है, कौन बिल्कुल उनके लीजिए, आसपास है, बिल्कुल उनकी- लीजिए। उनकी जिम्मेदारी नहीं होम बनती है क्या? सेक्रेटरी सबका नाम लीजिए। मैं एक चीज और है इसमें ऐड कर देता हूं, संजय सर आप जवाब देंगे। बिहार में अगर हम देखें तो बीते 1-1.5 साल के कार्यकाल में ये तीसरे डीजीपी हैं, तो ऐसी क्या स्थिति नजर आ रही है कि कोई डीजीपी जो है वो उस तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा है? वो इससे पहले आलोक जी बने, वो 3 महीने बाद हटा दिए गए। गुप्तेश्वर पांडे के साथ क्या हुआ? जिन्होंने तो पूरी अपनी सियासत बना ली एक वो सुशांत सिंह राजपूत के केस पर, उनको उम्मीद हो गया, उनको उम्मीद हो गई कि उनको टिकट भी मिले। कोई आला अधिकारी टिक क्यों नहीं कर पा रहा है बिहार के इस गवर्नेंस मॉडल में? गुप्तेश्वर पांडे जी का जिक्र आ गया तो 2 लाइन में कह दूं। गुप्तेश्वर पांडे जी ऐसे विरक्ति के भाव से हुए कि अब वो अब तो राम कथा में लीन हो गए, वो पहन लिया अब है, वो महामंडलेश्वर श्री श्री उन्होंने लगा लिया नाम के वो आगे। हो गए हैं और वो जहाँ भी कर रहे हैं। देखिए, एक तो समस्या ये है कि कई बार अगर आप डीजीपी को बनाना है तो आपको लंबा टर्म डीजीपी रखना है, तो किसी को आउट ऑफ टर्न आपको बनाना होगा, 4-5 लोग को सुपरसीड करके या 10 लोग को सुपरसीड करके, क्योंकि डीजीपी आप बनते हैं फैग एंड ऑफ योर करियर। तो जो सीनियर मोस्ट को बनाएंगे तो उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का ही नहीं, अभी जो थे उनका तो कार्यकाल बचा था, हटा दिया गया उनको। हटाया उसके भी- पास भट्टी जी थे, वो केंद्र में आ गए। हटाया भी जाएगा, क्योंकि मतलब आपके इस तरह के सिचुएशन होंगे तो क्यों नहीं डीजीपी को हटाना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि रिस्पांसिबिलिटी तय नहीं होती है, या कोई केंद्र में किसी की जरूरत हो, डबल इंजन की सरकार है भाई, तो इसका मतलब कि सहमति से वहाँ आए हैं, अदरवाइज आप कहती कि प्रोटेस्ट में आ गए, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मैं वो उस चीज़ पे वो नहीं जानता, क्योंकि अब चुनाव का वो वक्त आ गया है। तो इस समय में क्या किस तरह की चीज़ें शिफ्ट होती हैं, या किस पे जाकर के कोई नैरेटिव की चीज़ है वो जाकर के चिपकती है। तो जो चिपकने वाली चीज़ है, इन चीज़ों के बावजूद गोपाल खेमका के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई। मतलब उसके बाद, पहले की बात, उसके बाद की बात। एक जो कांड हुआ उसमें सामाजिक मतलब इशू ज़्यादा है, क्राइम का जो इशू है वो तो है ही। इसके साथ बाकी चीज़ें हैं, या शराबबंदी के बावजूद शराब का व्यापार, माफियाज निकल करके आ गए हैं, डॉन्स पैदा हो गए हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का शक्ल ले लिया है, नशे का व्यापार बढ़ा, ये तमाम इस तरह की इश्यूज वो आ रही हैं। चुनाव के समय में नैरेटिव का इशू है, कौन इमोशनल लेवल पे और कौन रियल लेवल पे किस तरह से मोबिलाइज कर विजेंद्र पांडे सर, एक चीज और है, चूंकि शराबबंदी की आपने बात की है, इसी से मैं बहुत सारे बिहार के मेरे लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा बिहार पुलिस अब अपराधियों को थोड़ी पकड़ रही है, वो तो शराब पकड़ने में व्यस्त है। तो ये हाँ बताइए, बोलिए। एक खबर आई है आज ही किसी जिले में, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि डीएम साहब बात कर रहे थे मछुआरों से, तो वो कुछ मछली वगैरह को लेकर के समस्या बता रहे थे लोग जो मछुआरे थे,
तो उन्होंने जो मत्स्य अधिकारी थे उनको मंच पे बुलाया। तो डीएम साहब के सामने भी आकर मत्स्य अधिकारी मुस्कुरा रहे थे, तो उनको डीएम को कुछ अटपटा लगा, तो उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला कि वो चढ़ा कर आए हुए हैं। तो ये बिहार, लेकिन इससे नीतीश कुमार ने जिस अच्छी नीयत के साथ एक फैसला लिया था वो कमतर नहीं हो जाता। शराबबंदी लेकिन वो क्या पूरी तरह लागू हो पाया है? क्या नीतीश सरकार का जो सबसे बड़ा एक फेलियर है वो ये शराबबंदी ही नहीं है? शराबबंदी फेल्योर नहीं है, शराबबंदी खुलेआम तो सही शराब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, ये फेल्योर है। शराबबंदी लागू करना फेल्योर है। सही था, हाँ, नियत बिल्कुल, नियत सही थी, नियत उनकी सही थी। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी, और दूसरी शुरुआत चीज- में इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। बिल्कुल। उसके बाद और उसी ग्राउंड पे उन्होंने चुनाव भी जीता। बिल्कुल। और ये भी बात है कि उसका लोगों की सेहत पर और महिलाओं की स्थिति पर वहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं शराबबंदी के कारण ये दिक्कत है, तो उनकी नीयत में खराबी है। ठीक है, मैं अब आखिरी कमेंट करके मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे शो का टाइम हो रहा है, आपका ये खत्म नहीं होगा। बस जिस 10 मोड में मिनट आप चल रहे हैं, नहीं, लगता है 10 आपने मिनट में मेरी मैं बात wrap सुनिए up अभी करूंगा। आप जी नीतीश कुमार की दो चीजों नहीं गर्मा गर्मी दो चीजों को लेके इतिहास उनको याद रखेगा। हाँ। इस नीतीश कुमार को अति पिछड़ों को जो उन्होंने आरक्षण दिया, बिहार में उन्होंने अपनी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई और वो आज तक उनके साथ इंटैक्ट है। वो जो 6% की बात बारियां करती हैं बार बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो आज भी वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत ही वफादार वोट बैंक है। कैप्टिव है, बिल्कुल कैप्टिव है वो। नीतीश कुमार जब नहीं रहेंगे राजनीति में तो वो कहाँ जाएगा, इसकी उसी की लड़ाई चल रही, चाहे वो चिराग हो चाहे वो बीजेपी हो, सब उसी की लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा काम जो किया महिलाओं को लेकर, बिहार जैसे राज्य में जहां बहुत ही पिछड़ा माना गया, जो बहुत ही सामंती व्यवस्था वाला यूपी बिहार जैसे राज्य माने जाते हैं, वहां पे महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती 5-7 साल में किया, वो अपने आप में एक नया उनके लिए उनको हमेशा याद रखा जाए। आप जाते जाते बस इसी को हम इसी पे वाइंड अप करेंगे। ये जो बीते दिनों पटना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाता हुआ नजर आया, इस पर हेडलाइंस क्या निकली इस प्रदर्शन से? क्या पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वाला प्रकरण जो है वो उस पूरे वो ले गया जो लाइमलाइट तेजस्वी को मिलनी चाहिए थी? हमेशा खाने की प्लेट में अचार में ही मजा आता है, पर क्या आप अचार से पूरा खाना खा सकते हैं? पप्पू यादव और कन्हैया के साथ जो हुआ वो कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का अंदर का मामला है। वो मीडिया में चलाने के लिए, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करने के लिए बहुत अच्छा है, पर मजा तब आता है जब पप्पू यादव गलिया देते राहुल गांधी को, जब पप्पू यादव गलिया देते तेजस्वी यादव को। पप्पू ने ऐसा नहीं किया। पप्पू ने आज कह दिया कि मैं तो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं चढ़ ही नहीं पाया। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया। तो जब वो कहानी आगे बढ़ी ही नहीं, वो अचार कह रहा है कि मैं अचार की तरह ही मुंह के अंदर जाऊंगा, मैं सब्जी बनकर रोटी बनकर नहीं जाऊंगा, तो उसको ऐसे ही रखिए। वो सुमित, बस उसी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जो प्रदर्शन था वो किस लिए था? इसलिए था क्योंकि जो पूरा वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, वो उस पर उसी एक दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम जजमेंट आने वाला था, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। बात यह है कि उसमें क्या जो डिमांड था पेटिशनर्स का, जो महागठबंधन पार्टीज हैं, उनका वो डिमांड फुलफिल हुआ? बिल्कुल हुआ। उन्होंने कहा था कि आधार वोटर लिस्ट, आधार वोटर आईडी कार्ड और उसके साथ साथ राशन कार्ड उसमें शामिल होना चाहिए, वो हुआ। मेरा कहना है वो कम नहीं, मतलब उन्होंने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मानेगा ये नहीं कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए, तो ये माना जाए कि कुछ रीजन होगा तभी नहीं कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कर लेंगे। मेरा कहना है कि बिहार में आज की डेट, क्योंकि अभी लगभग 2 महीना बचा हुआ है फाइनल इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट में, 2 महीने में इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा क्या है। आज की डेट में जो सबसे बड़ा सवाल बिहार में हो रहा है कि क्या कोई नैरेटिव, डोमिनेंट नैरेटिव इमर्ज होकर आया है बिहार की सियासत में? 2 चीज है। एक ये कि नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर अभी वीक दिख रहा है। हम वीक बोल रहे हैं, हम ये नहीं, हमने कोलैप्स भी नहीं बोला, ना ही जंगल राज बोला है। हमने आज तेजस्वी क्या इस नैरेटिव को बड़ा करेंगे या फिर वो चाहेंगे कि इस टर्फ पे मैं खेलूं ना, क्योंकि इस टर्फ पे मैं खुद वीक हूं? नहीं, वो करेंगे और उनको ये पता है कि उस नैरेटिव में उनका सक्सेस होगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो इस बार का जो चुनाव होगा वो यंग वोटर्स का चुनाव है। यंग वोटर्स के पास वो मेमोरी नहीं है कि उनके पिताजी और माताजी का जो राज था वो कैसा था। ये है पहला नैरेटिव, वो लॉ एंड ऑर्डर होगा। दूसरा नैरेटिव आज की डेट में, अभी चुनाव में वक्त है, आज की डेट में वोटर रिवीजन का है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये मैनेज कर लेती है कि जो उनके जो अपने जो वोटर्स हैं
वो इंश्योर कर ले कि सारे के सारे वोटर लिस्ट में हैं, तो उनका लिए एडवांटेज है। ये याद रखिएगा 66% का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हो जारी चुका किया है, अभी तक हो चुका है। अगले 2 हफ्ते में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चैलेंज वही है क्योंकि बिहार में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है ना, जो बिहार के लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली बना रहे हैं, बेंगलुरु बना रहे हैं, मुंबई बना रहे हैं, हर शहर बना रहे हैं, तो उनके लिए वापस आ करके अपना डॉक्यूमेंट देना बहुत टफ है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे परिवार के लोग जाकर के बिहार में अपना पेपर वर्क कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा एक्सरसाइज है और कितना पैनिक इसने क्रिएट किया है। ठीक है विचित्र मणि सर, इसी से जो इन्होंने कहा, क्या तेजस्वी ये जंगल राज का नैरेटिव सेल करने की कोशिश करेंगे, या फिर उन्हें पता है कि इस टर्फ पर बीजेपी उन्हें घेरती आई है, एनडीए घेरती आई है, तो वो इसको छोड़कर और चीजों की बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, उनको करना भी चाहिए। अगर इस तरह से घटना हो रही है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर काहे का विपक्ष का नेता है, उनको करना चाहिए। लेकिन इसी से मुझे याद आया कि पुरानी ध्वनियां भी निकल रही हैं। जैसे कल ही गया जी में आरजेडी के एक विधायक के कार्यक्रम में भूराबाल की बात आ गई, बाद में उसमें आरजेडी के विधायक को खंडन करना पड़ा, आरजेडी ने कि नहीं, करेक्ट, ये इसलिए कि कहीं वो पुरानी यादाश्त लोगों की ना आए। तो अब देखिए, अब बिहार में क्या होगा नहीं होगा ये तो जनता तय करेगा। हम में से कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि वो भी खास तौर पर बिहार की जनता वही बताएगी आखिरकार। लेकिन ये है कि कानून व्यवस्था विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा, विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है, और वो उसको भुनाती है तो उसका अधिकार है। मैं संजय सर आपका कमेंट चाहूंगा, आपको भी यही लग रहा है जैसा इन दोनों को लगा है कि सेल वो इसको आगे बड़ा मुद्दा बनाएंगे, या फिर और मुद्दों को लेकर जो एम्प्लॉयमेंट की वो बात करते हैं और चीजों की नैरेटिव बात करते हैं? बड़ा मुद्दा आप बनाएंगे, वो बनाना चाहेंगे, लोग किस चीज को पसंद, सेलेबल मुद्दा है ये। देखो, 2 चीज है, किसी भी जगह पे धीरे धीरे डेवलपमेंट एक की इशू है। करेक्ट। लालू जी भी बाद में अपना रेल के डेवलपमेंट को शोकेस करते थे। अपने समय में पीक में लालू जी मसाया ऑफ अंडर डेवलपमेंट थे, लेकिन बाद में उनको भी ये बात करनी पड़ी। वो रेल मंत्रालय का अपना पूरा टेन्योर बताने लगे। जैसे वो हार्वर्ड का स्टडी एक करवा लिए, जैसे भी हुआ था एक स्टडी, कुल्लर, गरीब रथ, ये सब चीजें। एक और भी थी कि 3 टियर में बीच में एक जुड़वा दिए थे, जो साइड लोअर में बीच में एक चीज निकाल दिया था। किराया नहीं बढ़ने तो किराया तो खैर बहुत समय से नहीं बढ़ रहा था, उसके पहले भी नहीं बढ़ रहा था, तो लेकिन किराया बहुत बढ़ गया। लेकिन क्या है कि आपको एक मॉडल बताना होगा, पर्टिकुलरली प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद, क्योंकि आप पुराने वो इश्यूज की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और साथ में बीजेपी को भी, इसलिए पीएम का भी आप देखेंगे दौरा बार बार हो रहा है। पीएम फिर से मेरे ख्याल में 18 तारीख को जाने वाले हैं बिहार। तो उस सब परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में लालू जी भी, जैसे राहुल गांधी पिछले बार गए, जो अभी सुमित जो अचार की बात कर रहे थे कि सिर्फ अचार है, मेन कोर्स नहीं होता, लेकिन कोई अचार का बाइट अगर गलत पड़ जाए ना, और अचार पूरा खाने का स्वाद बर्बाद, पूरा खाने का स्वाद बर्बाद कर देता है। मैं यहीं पे वो खत्म करूंगा, किसी विजन की अभी तक वो बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो बोले बिहार में आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बिहार से जुड़े किसी अन्य मुद्दे को आपके सामने लेकर, और आखिर बिहार में जो सियासी तापमान हर हफ्ते के साथ बढ़ रहा है उसको हमारे तमाम जो सहयोगी है वो कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।